नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध पर बात करने वाले हैं, बातचीत। और इसे लिखा है आधुनिक हिंदी गद्य के शुरुआती दौर के एक बड़े महत्वपूर्ण लेखक बालकृष्ण भट्ट जी ने। जी। यह निबंध देखिए, कक्षा 12वीं के सिलेबस का हिस्सा तो है, पर उससे कहीं ज्यादा ये हमें हम जो रोज बातचीत करते हैं उसके मायने समझाता है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि भट्ट जी वाक शक्ति को कैसे देखते हैं, बातचीत के अलग अलग रूप क्या हैं उनके हिसाब से, और सबसे अच्छी बातचीत कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी एक तरह से गहन पड़ताल। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि बालकृष्ण भट्ट जी वो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखकों में से एक थे। अच्छा। वो दौर जब खड़ी बोली हिंदी गद्य अपना आकार ले रहा था, तो भट्ट जी ने बातचीत जैसे आम से लगने वाले विषय पर लिखकर एक तरह से साहित्य को आम जिंदगी के करीब लाया। उनका लेखन उस समय की सामाजिक चेतना को भी दिखाता है, ये बात भी है। तो चलिए शुरुआत लेखक से ही करते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी, जैसा आपने कहा, आधुनिक काल और भारतेंदु युग के बड़े लेखक थे। जी। तो जानकारी के हिसाब से उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ और निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को। इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज है, वहां के रहने वाले थे। और कमाल की बात यह है उनकी लिखने की क्षमता। मैंने सुना है कि उन्होंने करीब करीब 1000 निबंध लिखे। जी हाँ, बिल्कुल। उनका लेखन बहुत फैला हुआ था, बहुत व्यापक था। निबंध तो उनकी पहचान थे ही, पर उन्होंने सामाजिक मुद्दों से जुड़े उपन्यास भी लिखे। अच्छा, जैसे नूतन ब्रह्मचारी है या 100 अजान एक सुजान, ये काफी मशहूर हुए। और इतना ही नहीं, उन्होंने नाटक भी लिखे, जैसे पद्मावती, और प्रहसन भी लिखे। प्रहसन मतलब व्यंग्य नाटक? हाँ, व्यंग्य नाटक, जैसे जैसा काम वैसा परिणाम। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ साहित्यिक विषयों तक ही सीमित नहीं थे। हाँ, सही बात है। समाज, संस्कृति, राजनीति, हर चीज पर उनकी नजर थी। और इसी नजरिए से वो बातचीत जैसे विषय को भी देखते हैं। वो इसे सिर्फ गपशप नहीं मानते, बल्कि उसका एक गंभीर विश्लेषण करते हैं। ये जानना तो वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आते हैं सीधे निबंध पर, बातचीत के मूल विचार पर। भट्ट जी शुरुआती एक बड़ी बात से करते हैं कि वाक शक्ति, ये जो बोलने की क्षमता है हम में, ये ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है। बेशक। उनका तर्क है कि अगर हम इंसानों में ये बोलने की शक्ति ना होती तो सोचिए ये दुनिया कितनी बेजान, कितनी गूंगी होती। सही कहा। हम अपने सुख दुख कैसे बताते? हाँ, वही तो। वे कहते हैं कि जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए बातचीत उतनी जरूरी है जितना खाना पीना या घूमना फिरना। ये सिर्फ जानकारी देना लेना नहीं है, ये जीने का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल सही। और भट्ट जी इसके क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक असर पर बहुत जोर देते हैं। मनोवैज्ञानिक असर? वो कैसे? वो कहते हैं कि बातचीत से हमारा चित्त, हमारा मन, वो हल्का और साफ हो जाता है। अच्छा। हमारे अंदर जो मवाद जमा रहता है, मवाद का यहाँ कोई फोड़ा फुंसी नहीं है। हाँ हाँ, समझ गया। जो दबी हुई भावनाएं हैं, चिंताएं हैं, शिकायतें हैं या अनकहे विचार, वो बातचीत के जरिए जैसे भाप बनकर निकल जाता है। अच्छा, यानी बातचीत एक तरह की मानसिक सफाई है, मेंटल क्लींजिंग जिसे कहते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह की कथारसिस प्रक्रिया है। और भट्ट जी ये भी कहते हैं कि आम बातचीत में बोलने वाले को किसी औपचारिक भाषण या स्पीच की तरह नाज नखरा दिखाने का, बनावटीपन का, बनावटीपन का मौका नहीं मिलता। बातचीत ज्यादा स्वाभाविक होती है, ज्यादा सच्ची होती है, उसमें विचार बिना ज्यादा लाग लपेट के बहते हैं। ये बात तो सही लगती है, अनुभव से भी। भाषण में तैयारी होती है, एक तरह का परफॉर्मेंस होता है, पर बातचीत तो सहज होती है। अच्छा, भट्ट जी आगे बातचीत के तरीकों और उसके महत्व पर कुछ और लोगों के विचार भी रखते हैं, है ना? जी हाँ, जैसे एक जिक्र आता है बेन जॉनसन का। उनका मानना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इसका क्या मतलब हुआ? कि किसी इंसान की असली पहचान उसकी बातों से होती है। जी, बेन जॉनसन के हिसाब से बातचीत ही व्यक्ति के चरित्र का, उसकी समझ का, उसकी सोच का आईना है। अच्छा। आप कैसे बोलते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैसे अपने विचार रखते हैं, ये सब आपके रूप यानी आपके अंदर के व्यक्तित्व को दिखाता है। और एक और मत था एडिसन का, वो शायद इससे थोड़ा अलग सोचते थे। हाँ, एडिसन का जोर बातचीत की गहराई और आत्मीयता पर था। आत्मीयता? जी, उनका मानना था कि असल बातचीत सच्ची वाली बातचीत वो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। सिर्फ दो में? ऐसा क्यों?
क्योंकि जब सिर्फ 2 लोग होते हैं तभी वो बिना किसी झिझक या दिखावे के एक दूसरे के सामने अपना दिल खोल पाते हैं। अच्छा। सच्ची, गहरी और ईमानदार बात तभी मुमकिन है जैसे ही कोई तीसरा आता है, बातचीत का रंग ढंग बदल जाता है। तो एक नजरिए से बातचीत पर्सनालिटी दिखाती है और दूसरे से सच्ची करीबी के लिए 2 लोग जरूरी हैं। दिलचस्प। हाँ, और भट्टी जी इस विचार को आगे भी बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि जब 3 लोग बात कर रहे होते हैं तो वो बातचीत अंगूठी में जड़े नग जैसी हो जाती है। अंगूठी में जड़ा नग मतलब शायद दिखने सुनने में अच्छी लगे, थोड़ी बौद्धिक लगे, पर उसमें वो 2 लोगों वाली बेतकल्लुफी और खुलापन नहीं रहता। बातें थोड़ी नपी तुली हो जाती हैं, फॉर्मल हो जाती हैं थोड़ी। समझ गया। और 4 लोगों की बातचीत, उसका क्या? भट्टी जी के अनुसार जब बातचीत 4 या उससे ज्यादा लोगों के बीच होती है तो वो अक्सर राम रमोवल, मतलब बस हालचाल पूछना या सिर्फ फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बनकर रह जाती है। हाँ, ये तो होता है। उसमें दिल से बात कम और दुनियादारी ज्यादा होती है। ये सोचना वाकई में दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ लोगों की संख्या बढ़ने से बातचीत की क्वालिटी, उसकी ईमानदारी, उसकी गहराई कैसे बदल जाती है। हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखते हैं। किसी पार्टी में देख लीजिए, 4 लोग हों तो अक्सर मौसम की बात या पॉलिटिक्स की ऊपरी बातों से ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। सही कहा। अच्छा, निबंध में एक और बड़ा आकर्षक जिक्र है आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का। भट्ट जी यूरोप के लोगों के इस हुनर की तारीफ करते हैं। जी। कहते हैं कि इसे सुनने से कानों को बड़ा सुख मिलता है और ऐसी बातचीत को सुहृद गोष्ठी कहा जाता है। ये आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन आखिर है क्या चीज? क्या ये सिर्फ मीठा बोलना है या चतुराई से बात करना है? सुनने में तो बड़ा शानदार लग रहा है। देखिए, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन या सुहृद गोष्ठी सिर्फ वाक्पटुता या बोलने की कला ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये एक ऐसी बातचीत रचने की कला है जो आनंद दे, रोचक हो, जिसमें समझदारी और मजाक का सही संतुलन हो और जो सुनने वाले को सच में अच्छी लगे, उसे बोझ न लगे। वाह। सुहृद गोष्ठी का मतलब ही है अच्छे दिल वाले लोगों की महफिल, है ना? यहाँ बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना या बहस करना नहीं होता। तो फिर क्या होता है? मकसद होता है एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ विचारों का लेन देन खुशी दे, मन को ताजगी दे। इसमें आपको विषय का ज्ञान भी चाहिए, भाषा का सही इस्तेमाल भी, और हाँ, सामने वाले की रुचि और उसके मूड का ध्यान रखना भी शामिल है। ये वाकई एक कला है। वाह, मतलब बातचीत सिर्फ बोलना नहीं, एक पूरा अनुभव रचना है। ये तो संवाद का बहुत ही रिफाइंड, परिष्कृत रूप लगता है। चलिए, अब निबंध के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहां बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का सबसे उत्तम तरीका बताते हैं। और ये थोड़ा चौंकाने वाला भी है। वो कहते हैं कि बातचीत का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करना जिससे हम अपने आप से बात कर सकें। जी। मतलब खुद से बातचीत करना, ये कैसे सबसे अच्छा तरीका हो सकता है? बाहरी दुनिया से बात करना ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, ये विचार पहली बार सुनने में जरूर थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन भट्ट जी का इशारा बहुत गहरा है। जिसे वो अपने आप बातचीत करना कह रहे हैं, वो असल में आत्मसंवाद है, सेल्फ कॉन्वर्सेशन। आत्मसंवाद। हाँ, और वे मानते हैं कि यही बातचीत का शिखर है, सबसे उत्तम रूप। लेकिन क्यों? खुद से बात करने में ऐसा क्या खास है? क्योंकि बाहरी दुनिया से बात करने से पहले, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है, खुद को समझना। आत्मसंवाद खुद को जानने का, अपने विचारों को साफ करने का, अपनी भावनाओं को समझने का, अपनी उलझनों को सुलझाने का सबसे ईमानदार तरीका है। अच्छा। जब हम खुद से बात करते हैं तो कोई बाहरी दबाव नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, है ना? सही बात है। हम अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां सबको बिना किसी फिल्टर के देख पाते हैं। ये आत्मचिंतन है, आत्मविश्लेषण है। ओह। बाहरी बातचीत में तो अक्सर सामाजिकता आ जाती है, दूसरों को इम्प्रेस करने का भाव आ जाता है, औपचारिकता आ जाती है, लेकिन आत्मसंवाद पूरी तरह से निजी और सच्चा होता है। इसीलिए भट्ट जी इसे सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। ये हमें बाहरी शोर से हटाकर अंदर की स्पष्टता और शांति की ओर ले जाता है। अच्छा, तो ये मतलब है आत्मसंवाद यानी खुद के साथ एक ईमानदार बातचीत, खुद को समझने के लिए। ये तो वाकई एक शक्तिशाली विचार है। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। जी। हमने बालकृष्ण भट्ट जी के जीवन और उनके व्यापक लेखन के बारे में जाना,
फिर हमने उनके निबंध बातचीत की गहराई में उतरकर समझा कि कैसे वाक शक्ति ईश्वर का वरदान है और बातचीत जिंदगी के लिए क्यों जरूरी है। हमने जाना कि बातचीत कैसे हमारे मन को हल्का और साफ करती है, वो मवाद वाली बात। जी, चित्त को हल्का करना। हाँ, फिर हमने बेन जॉनसन और एडिसन के नजरियों से देखा कि बातचीत कैसे व्यक्तित्व दिखाती है और क्यों सच्ची बातचीत के लिए 2 लोगों का होना जरूरी माना गया। बिल्कुल। 3 और 4 लोगों की बातचीत कैसे बदल जाती है वो भी समझा, और साथ ही यूरोप की वो आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन या सुहृद गोष्ठी, उसके बारे में भी जाना जो बातचीत को एक कला बनाती है। जी हाँ। और सबसे आखिर में हमने भट्ट जी के उस निष्कर्ष को समझा जो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मसंवाद यानी खुद से बात करने को मानता है। ये सारी समझ न केवल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सभी को अपने रोज के जीवन में संवाद के महत्व, उसके अलग अलग रूपों और शायद सबसे ज्यादा खुद से जुड़ने की जरूरत पर सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके सोचने के लिए। जी। बालकृष्ण भट्ट ने बातें 100 साल से भी पहले लिखी थी, तब दुनिया बहुत अलग थी, है ना? बातचीत के तरीके बहुत अलग थे। हाँ, बिल्कुल। आज हम डिजिटल युग में हैं। हमारी बातचीत अक्सर स्क्रीन पर होती है, छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज में, इमोजी में। सही बात है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भट्ट जी के विचार, खासकर वो 2 लोगों के बीच गहरी दिल खोलने वाली बातचीत का महत्व या फिर आत्मसंवाद की जरूरत, क्या ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही रेलेवेंट है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या आज की इस तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन का कोई नया रूप उभर रहा है या उसकी कमी हमें और ज्यादा महसूस हो रही है? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है कि आज के दौर में सच्ची बातचीत और खुद से संवाद की जगह कहाँ है और कैसी है। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा ज्ञान बढ़ाने वाली रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।